पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आईएएस के पाठ्यक्रम में करिकुलम में जो है आईएएस के करिकुलम में भारतीय अर्थव्यवस्था भी शामिल है। तो उसमें मैंने बताया था कि नियंत्रण के आधार पर जो ये अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। तो उसमें मैं आप लोगों के समक्ष इस बात को रखा था कि जो है नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, नियंत्रण और जो है अर्थव्यवस्था के विषय में बताया था नियंत्रण के आधार पर। तो उसमें अब हम लोग को आज चलना है नियंत्रण के आधार पर कितनी होती हैं, तो इसी पर आज फोकस होगा और इसको अच्छी तरह से समझना बहुत लाजमी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नियंत्रण के आधार पर जो है नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कैसे नियंत्रण के आधार पर नियंत्रित करके अर्थव्यवस्थाएं कुछ चलाई जाती हैं। तो जो अर्थव्यवस्थाएं नियंत्रण करके चलाई जाती हैं, कंट्रोलिंग करके चलाई जाती हैं, उस व्यवस्था में सबसे पहले उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, इस पर हम फोकस मारते हैं पहले और इस पर ले चलते हैं आपको कि नियंत्रण के आधार पर जो है पूरे विश्व में, कि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं बता रहा हूं, मैं पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, नियंत्रण के आधार पर उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो इसमें क्या होता है उदारवादी अर्थव्यवस्था में कि उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी जो निवेश होता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश इन्वेस्टमेंट उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश इन्वेस्टमेंट उत्पादन के साधनों समझने की बात है। देख लीजिए, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था में पहला है उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या बातें शामिल है, क्या तथ्य शामिल है? इसमें यह तथ्य शामिल है कि उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश इन्वेस्टमेंट उत्पादन के साधनों, उत्पाद के वितरण और धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। पर मुख्यतः निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से
प्रेरित होते हैं और बाजार की शक्तियों और बाजार की शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। इसको आप लिख भी लीजिए और इसको समझ भी लीजिए और अपने दिमाग में इसको सेट भी कर लीजिए। नियंत्रण के आधार पर आर्थिक व्यवस्था 3 कैटेगरी में बांटी गई है। नंबर 1 उदारवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था और नंबर 3 जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मैं उदारवादी अर्थव्यवस्था पर फोकस डाला हूं। उदारवादी अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजी जो निवेश होती है उसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं और उत्पाद के जो वितरण होते हैं और जो धन का जो विनिमय होता है उस पर मुख्य रूप से निजी क्षेत्रों का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और बाजार में शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। तो आइए हम उदारवादी अर्थव्यवस्था में जब चर्चा किए हैं तो यही कहना है कि आईएएस में अगर कभी पूछ दे कि उदारवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पाद वितरण धन और विनिमय किसके हाथ में रहता है? समाज के हाथ में, सरकार के हाथ में, राज्य के हाथ में, निजी क्षेत्र के हाथ में। तो जो अभी पढ़े रहिएगा तो आप लिख दीजिएगा निजी क्षेत्र के हाथ में। तो यही तो बात है। उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश इन्वेस्टमेंट उत्पादन के साधनों जैसे उत्पाद वितरण धन विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ, केवल लाभ ही के फेरा में काम किए जाते हैं। अधिकतम लाभ करने के लिए उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और बाजार की शक्तियों की आपसी बाजार की जो शक्तियां आपस में लड़ती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं और वही बाजार के स्वरूप को निर्धारण, बाजार कैसा हो वही बाजार के स्वरूप को निर्धारण कर देती हैं। जैसे अभी भारत में जो प्राइवेटीकरण चल रहा है वह उदारवादी अर्थव्यवस्था की ही देन है। इसीलिए तो भारत में जो है सरगर्मी तेज हो गई है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के। यही लैसेज फेयर है, इसी का नाम लैसेज फेयर कहा जाता है। और गहराई में जाएं तो लैसेज फेयर के समर्थक जॉन लॉक कहे जाते हैं। इस बात को आप जान जाइए। आइए और आगे चलते हैं और अब आगे चलते हैं उदारवादी व्यवस्था में और क्या क्या होता है। आप तो जान गए कि पूंजी जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें उत्पादन के साधन वितरण धन विनिमय ये सब किसके हाथ में रहता है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहता है। अब आगे आइए और चलते हैं उदारवादी में क्या क्या होता है। पूंजी जो है, पूंजी और पूंजीपतियों का बाजार पर पूंजी और पूंजीपतियों का
बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था के दूसरे बिंदु पर आप चर्चा करेंगे तो पूंजी और पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी कहते हैं। तो यही है कि पूंजी और पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण रहता है। किस पर? बाजार पर। बाजार जिधर चाहे वो गिरा सकते हैं, बाजार जिधर चाहे उधर लुढ़का सकते हैं, बाजार जिधर चाहे उधर छलांग मरवा सकते हैं और सरकार का उसमें कुछ नहीं चलता है। इतनी बड़ी सरकार आप चुनते हैं, उसका कुछ नहीं चलता है, उसमें पूंजी और पूंजीपतियों का ही चलता है। बाजार को चाहे तो डाउन कर दे, बाजार को चाहे तो एकदम छलांग मरा दे और उसी में अपने अवसर होता है अपने लाभ के लिए। अब आइए, यह व्यवस्था एडम स्मिथ की द्वारा, कौन व्यवस्था? पूंजीवादी। यह व्यवस्था एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित अहस्तक्षेप के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है, जिनमें सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण होता है, जिनमें सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण रहता है। अब समझ जाइए उदारवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजी और पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होता है, इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा गया है। यह व्यवस्था एडम स्मिथ एक सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत का नाम है अहस्तक्षेप। अंग्रेजी में लैसेज फेयर कहा जाता है। लैसेज फेयर के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिनमें सरकार का बाजार पर बहुत कम नियंत्रण रहता है। अब लाख चिल्लाइएगा, कितना बढ़िया सरकार बनाइएगा, अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था में आप दे दीजिएगा, तो व्यवस्था सरकार की सुनने वाली नहीं होती है। यही अभी चल रहा है देश में कि उदारवादी अर्थव्यवस्था चले, तो इसी पर आंदोलन हो रहे हैं। तो हम अब आगे और चलते हैं। इसलिए संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है, इसलिए संसाधनों का, इसलिए जो संसाधन है, संसाधनों का मुक्त प्रवाह, फ्री फ्लो होता है। यानी कहने का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी और पूंजीपतियों का
कोई भी मार्केट हो, किसी भी प्रोडक्शन का मार्केट हो, उस मार्केट पर पूरा पकड़ होती है, पूरा नियंत्रण होता है। इसीलिए इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। एडम स्मिथ का यह सिद्धांत है। हस्तक्षेप, जिसे अंग्रेजी में लैसेस फेयर थियरी कहते हैं, इसी लैसेस फेयर थियरी के नाम पर ये जो उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिनमें सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, बहुत कम लेस मात्रा का नियंत्रण रहता है। इसलिए संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है, जो फ्री फ्लो होता है, जो संसाधन होते हैं खुले रूप में बहता है संसाधन, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। कौन पूछता है? ये पूंजी पूछती है और पूंजीपति पूछते हैं। बस यही तो समझना है। तो पूछ दिया जाएगा उत्पादन के संसाधनों का प्रवाह, उत्पादन के संसाधनों का प्रवाह किस अर्थव्यवस्था में पाया जाता है? पूंजीवादी, उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था और उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो आपको कहीं नहीं जाना, सीधे मार देना है कि उदारवादी जो है संसाधनों का मुख्य प्रवाह, फ्री फ्लो कहाँ होता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था की देन है। ठीक है, तो अब आइए नियंत्रण के आधार पर हमने पढ़ लिया उदारवादी अर्थव्यवस्था। अब आइए नियंत्रण के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, वो भी एक अर्थव्यवस्था है। उसमें नियंत्रण किसका होता है? इसमें तो नियंत्रण, उदारवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण तो पूंजीपतियों का होता है, पूंजी का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो अब आइए समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियंत्रण के आधार पर। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये लिखने की भी चीज है और समझने की भी चीज है। इसे कोई भी इसे समझ सकता है, इसे लाभ ले सकता है इस चीज को जान करके, चाहे वो नेता समझे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता समझे, चाहे आईएएस का विद्यार्थी समझे। आईएएस का विद्यार्थी भी अगर इसका अवलोकन करेगा तो उसके आईएएस के परीक्षा में आएगा और आईएएस के ही दृष्टिकोण से इसको पढ़ाया जा रहा है कि आप कलेक्टर और एसपी बन करके इस व्यवस्था को जाना, उसके दोषों से बचने के उपाय खोजें। अब आइए समाजवादी व्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाएं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाएं, समस्त आर्थिक क्रियाएं, समस्त आर्थिक क्रियाएं, समस्त आर्थिक क्रियाओं एवं गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है। अर्थात माने अथवा, अर्थात उत्पादन के साधनों, उत्पादों एवं उनके वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। यही तो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, उस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाएं
या समस्त अर्थ से संबंधित जितनी गतिविधियां होती हैं उसका संचालन अचय नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थात अर्थ के भाषा में बोलिए, उत्पादन के साधनों और उत्पादों एवं उनके वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, यानी सबका पूरे राज्य के लोगों का होता है, यानी सरकार का होता है। राज्य के लोग ही सरकार बनाते हैं और सरकार उस पर नियंत्रण रखती है, तो उससे फायदा सबको मिलता है। ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये बातें, ये सिस्टम है, इसमें ये बातें रहती है। अब आइए इस अर्थव्यवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब आइए इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में? इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में लोगों का कल्याण करना, इस अर्थव्यवस्था में लोगों का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना होता है, लोगों का कल्याण करना होता है। बल्कि मुख्य उद्देश्य इस अर्थव्यवस्था में लोगों का कल्याण करना होता है, न कि अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, न कि अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। लाभ कमाना होता है। मतलब इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का काम अर्थव्यवस्थाओं की प्रत्येक विधियों पर नियंत्रण होता है और उसके से जो प्रोडक्शन होता है वह जन कल्याण के दृष्टिकोण से किया जाता है। लाभ वही लाभ होता है जो जनता के हित के लिए काम होता है, वही सरकार के लिए लाभ हुआ, क्योंकि जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है, सरकार द्वारा जनता का हित देखा जाता है। इसलिए बाजार की शक्तियां नियंत्रित रहती हैं, इसीलिए बाजार की शक्तियां नियंत्रित रहती हैं, इसलिए बाजार की शक्तियां नियंत्रित रहती हैं, बाजार की शक्तियां नियंत्रित क्यों रहती हैं? जब सरकार का कंट्रोल रहता है और जब पूंजीपतियों का कंट्रोल रहता है तो बाजार की शक्तियां नियंत्रित नहीं रहती हैं। हमेशा महंगाई, इसीलिए नियंत्रित रहती हैं। और आर्थिक गतिविधियों से लाभ का वितरण और आर्थिक गतिविधियों से लाभ का वितरण आर्थिक गतिविधियों से लाभ का वितरण सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है। भूतपूर्व इसका उदाहरण सोवियत संघ था, सोवियत संघ था। ठीक है, तो यही समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। उत्पादन और वितरण और सेवाओं पर नियंत्रण सरकार का होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण की बात होती है। इसमें जो है लाभ कम देखा जाता है, लाभ देखा जाता है, लाभ कराया जाता है, लेकिन लाभ से जनता को भी फायदा दिलाया जाता है। और ये शक्तियां बाजार पर, कौन शक्तियां? सरकार की शक्तियां बाजार को नियंत्रित करती हैं और आर्थिक गतिविधियों से लाभ का वितरण सरकार के द्वारा किया जाता है।
इसका सीधे साधा उदाहरण सोवियत संघ था जो आज विकसित हो गया। इसलिए समाजवादी व्यवस्था थोड़ा कमजोर पड़ गई है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था की मांग समाज से धीरे धीरे आ रही है कि पूंजीपति अपने लाभ के लिए पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग बेरोजगारी का, भूखमरी का, अत्याचार का, व्यभिचार का, सामाजिक जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इवेंट्स हैं, उसके जो अवय बन के रह जा रहे हैं। यही है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर एक उदारवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है, आपको हम ले चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या बातें हैं भाई? नियंत्रण के आधार पे एक उदारवादी पढ़ लिए, एक समाजवादी पढ़ लिए, एक मिश्रित आपको पढ़ना है। ये सिस्टम है अर्थव्यवस्था, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था में तो सिस्टम यही है। तो आइए मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उदारवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। उदारवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। विशेषताएं पाई जाती है इस व्यवस्था में। किसमें? मिक्सेड इकोनॉमी में। मिक्सेड इकोनॉमी में जो है उदारवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र, इसमें सार्वजनिक एवं निजी, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास में, क्षेत्रों में आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत आजादी एवं समाज से वंचित। तो समाज से अर्थ के क्षेत्र में वंचित बहुत लोग हो सकते हैं। भारतीय समाज में हर संप्रदाय के लोग आर्थिक क्षेत्र में समाज से वंचित हो सकते हैं। तो समाज से वंचित एवं पिछड़े वर्गों
एवं पिछड़े वर्गों, समाज से वंचित एवं पिछड़े वर्गों, समाज से वंचित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, समाज से वंचित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, इन दोनों किन दोनों, समाज से वंचित, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होती हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। तो अभी ये व्यवस्था कहीं भी पूरे विश्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था में उदारवादी और समाजवादी दोनों थियरी, सोशलिज्म एंड लेसर फेयर थियरी, दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका होती है। मनो निजी क्षेत्र के लोग भी आर्थिक विकास में सहयोग देते हैं और जो है सरकारी क्षेत्र के लोग भी आर्थिक विकास में सहयोग देते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत आजादी देती है, व्यक्ति उनको अपना व्यापार करने की आजादी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और समाज से जो वंचित लोग होते हैं, चाहे किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, समूह के हो, उनको वंचितों के लिए काम करना होता है सरकार को। और जो पिछड़े लोग होते हैं उनके लिए भी कल्याण के लिए काम करना होता है सरकार को। तो इन दोनों उद्देश्यों की समाज से वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण ही इनका उद्देश्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्ति करने में सक्षम होती है। अब भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण एग्जाम्पल है, लेकिन अब भारत में यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पलट रही है। वर्तमान में आप देख रहे हैं जो आंदोलन चल रहा है, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था के विपरीत जा रहा है। तो जो भी इसको पढ़े वो कहे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मिला जुला करके आर्थिक व्यवस्था को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की व्यवस्था, ये व्यवस्था अच्छी है। अर्थ उदारवादी व्यवस्था से गुड व्यवस्था है। इस व्यवस्था को भारत में अपनाया गया और उसको उल्टाया हो रहा है, जो समाज में क्रांति का बिगुल दिखाई दे रहा है। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये भारत की इकोनॉमी जो है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो सिविल सर्विस में बैठ रहे हैं उनको ये कंसेप्ट जानना बड़ी जरूरी है। कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो फिर उनको अर्थव्यवस्था से सवाल कोई लिख के 10 लाइन का दे देगा, पूछ कर देगा कि बताइए जो है समाज से वंचित लोग और पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात किस अर्थव्यवस्था में है? समाजवादी व्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और एक होगा अविकसित अर्थव्यवस्था। तो जो है आप जो पढ़े रहिएगा तो आप तुरंत मान सकते हैं कि वंचितों के लिए और पिछड़ों के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आप टिक मारेंगे। इसे कहेगा कि वंचितों के लिए, इतने लिख देगा, वंचितों के लिए और पिछड़ों के लिए किस अर्थव्यवस्था से संबंध है? 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 नंबर 1 उदारवादी, नंबर 2 समाजवादी, नंबर 3 मिश्रित, नंबर 4
अविकसित न मार दिया तो आप इसमें कहीं आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान होने की। वंचित और पिछड़ों के लिए कल्याण हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था में होगी। अब सही मार दीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा, आप अपने सफलता के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। यही तो, इसीलिए तो कंसेप्चुअल पढ़ाई के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इस तरह का सवाल करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आइए और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ बातें हैं और प्रकाश डालते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना 1929 में महामंदी हुआ था विश्व में। महामंदी के कारण उत्पन्न पैदा आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से प्रेरित थी। किन्स के विचारों से प्रेरित थी। अब आ गया समझ में? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां से पैदाइशी अर्थव्यवस्था का हुआ? जब 1929 में, याद रखिएगा, एक सवाल पूछेगा विश्व में आर्थिक मंदी कब हुई थी, तो कहिएगा 1929 में। ठीक, एक जीके हो गया, जीएस हो गया, आज कोई इबारती बना के दे दे तब भी 1929। अब कहिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना कहां से लिया गया? उदारवादी से, समाजवादी से, विश्व के मंदी के कारण और मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण। तो आप फंस जाइएगा। तो आप सीधे जानिए, महामंदी हुई थी विश्व में 1929 में, इसीलिए उसमें आर्थिक प्रॉब्लम आ गए थे। जैसे अभी आर्थिक प्रॉब्लम झेल रहा है देश हमारा, तो उसी तरह से 1929 में आर्थिक मंदी हुई थी। उसी के समाधान के लिए यह मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया गया कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी मेहनत करें और कुछ सरकारी सेक्टर से भी विकास का काम हो, तो आर्थिक जो समस्या है उसका समाधान कर लिया जाएगा। यही तो है नियंत्रण के आधार पर उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों अर्थव्यवस्थाओं को हमने आपको बता दिया। आपकी जिम्मेवारी और नैतिक दायित्व बनता है, आगे बढ़ना है, समाज का कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, देश का कल्याण करना है, तो इन व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं और आगे की जो है इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कि अब आगे क्या करना है और कैसे कैसे चलना है देश। अब नियंत्रण के आधार पर हमने उदारवादी और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था बता दिया। अब अगर कंपैरेट के आधार पर काम किया जाए तो कंपैरेट किया जाए तो यहाँ आप खाका बना सकते हैं, जो है उदारवादी, यहाँ समाजवादी, यहाँ मिश्रित। तो आइए थोड़ा देखें इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है। अहस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व होता है। अहस्तक्षेप की नीति पढ़ाए हैं। अहस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व
निजी स्वामित्व और निजी स्वामित्व हो गया। उदारवादी में यह होता है हस्तक्षेप की नीति होती है और निजी स्वामित्व होता है। समाजवादी में क्या होता है, संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व होता है। और मिश्रित में क्या होता है, संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का होता है। संसाधनों पर सरकार और निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। कितना बढ़िया से आप डिफाइन कर गए। उदारवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति काम करती है और निजी स्वामित्व होता है। समाजवादी में संसाधन पर केवल सरकार का स्वामित्व होता है। अब मिश्रित में निजी और सरकारी दोनों का होता है। अब दूसरे बिंदु पर विचार करिए और समझिए कि प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है। प्रतियोगिता पर बल है इसमें, किसमें, उदारवादी में। और इसमें बाजार की शक्तियों, किसमें, समाजवादी, बाजार की शक्तियों, जो बाजार होते हैं, बाजार की शक्तियों के द्वारा मांग और आपूर्ति तथा उपयोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित रहते हैं। शक्तियों के द्वारा मांग और आपूर्ति जैसे तत्व अनुपस्थित रहते हैं। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की जो शक्ति होती है उसके द्वारा मांग और आपूर्ति, जैसे पूंजी पे उदारवादी व्यवस्था में होती है, मांग कितनी होनी चाहिए उतने आपूर्ति दीजिए। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। मांग और आपूर्ति जैसे जो तत्व है अवयव है वो एब्सेंट रहते हैं, वो नहीं रहते हैं। इतना अंतर होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में यही चीज है कि बाजार और गैर बाजार दोनों घटकों का एक उपस्थित, बाजार और गैर बाजार दोनों घटकों का एक उपस्थिति, एक की उपस्थिति रहती है। अब बताइए, अगर आईएएस में पूछ दे कि बाजार और गैर बाजार दोनों घटकों का एक ही उपस्थिति बनी रहती है, कृपया बताना सुनिश्चित करें कि किस अर्थव्यवस्था की देन है। 2 लाइन लिख देगा, आप उसी में फंस जाइएगा। और जब जानिएगा बाजार और गैर बाजार दोनों घटकों में से एक ही उपस्थित रहती है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की देन है। इस पर टिक मार दीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। तो ये है प्रतियोगिता पर बल देती है। ये बाजार जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार के द्वारा मांग और आपूर्ति जो दो अवयव हैं एब्सेंट रहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार और गैर बाजार दोनों में से मात्र एक ही रहती है। या तो मांग रहेगी या नहीं आपूर्ति रहेगी, दोनों में से एक ही उपस्थित रहती है, दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं। इतना डिफरेंस है। आइए तीसरे में हम चलते हैं भाई कि अब और क्या होता है। मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण होता है। मांग कितनी है, मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर
मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण होता है, वितरण होता है। ये क्या उदारवादी व्यवस्था की देन है। तो मांग है 5 तो 5 ही आपूर्ति की जाएगी, यही है उदारवादी व्यवस्था। मांग है बाजार में 5 तो 5 चला गया, 5 आदमी आए 5 लेके चले गए, बाजार खत्म हो गया। यही है उदारवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है यह है योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में योग्यता और आवश्यकता योग्यता और आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति होती है, क्लियर, आपूर्ति होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिश्रित मूल्य वृद्धि, मिश्रित मूल्य पद्धति होती है। मिश्रित मूल्य पद्धति होती है, मिश्रित मूल्य पद्धति होती है। हम जो मूल्य बनेंगे तो निजी क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्रों दोनों के मिला के जो मेथड होते हैं उसके आधार पर बनते हैं। अब आइए चौथा में क्या होता है भाई, उदारवादी व्यवस्था में बाजार की शक्तियां केंद्र में निहित रहती हैं। बाजार की शक्तियां केंद्र में निहित रहती हैं, केंद्र में निहित रहती हैं। केंद्र का मतलब क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट के हाथ में जो सारी शक्तियां रहती हैं। और समाजवादी व्यवस्था में राज कल्याणकारी भावना, इसमें राज कल्याणकारी भावना के आधार पर काम करता है। राज कल्याणकारी भावना के आधार पर कार्य करता है। राज कल्याणकारी भावना के आधार पर कार्य करता है। और इसमें है मिश्रित में निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं है। निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं है, इसमें निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं है। तब समझ जाइए। और हस्तक्षेप की नीति है उदारवादी में। कंपैरेटिवली अगर आप स्टडी करें तो हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व इसमें होता है। इसमें संसाधन पर सरकार का स्वामित्व होता है, लेकिन मिश्रित में संसाधन पर सरकार और निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। इसमें उदारवादी में प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है, लेकिन समाजवादी में बाजार की शक्तियों के द्वारा मांग और आपूर्ति जैसे तत्व नहीं रहते हैं, एकदम अब्सेंट रहते हैं। और इसमें मिश्रित में बाजार और गैर बाजार दोनों घटकों में से कोई एक ही रहता है, या मांग रहे या आपूर्ति रहे। तीसरा है मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण होता है। इसमें योग्यता और आवश्यकता के अनुसार ही आपूर्ति होती है। योग्यता और आवश्यकता के अनुसार, जितनी आपकी योग्यता है और जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार आपूर्ति होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कल्याणकारी पद्धति होती है। और बाजार की शक्तियां केंद्र में निहित रहती है उदारवादी सिस्टम में। और समाजवादी सिस्टम में राज कल्याणकारी भावना के आधार पर कार्य करता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती है, केवल थोड़ा सा छूट दिया जाता है बिजनेस करने के लिए, बल्कि सारे चीज सरकार करती है। यही तो है भाई, यही तो है आईएएस पैटर्न पर जो है भारत में अर्थव्यवस्था के प्रकार में उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित, किसके आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। अब हम कल जो है इसी पर फोकस मारेंगे कि नियंत्रण के बाद अब कौन से आधार पर फिर आर्थिक व्यवस्था बनती है।